नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि राजनीति है क्या चीज़। अपने दैनिक जीवन में एक छात्र के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम हमेशा रोज़ राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इसके सच्चे अर्थ को हम जानते भी हैं? ऐसा अक्सर देखा गया है कि राजनीति शब्द का प्रयोग करने में आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक बड़ा घृणास्पद भाव आता है। हम कहते हैं कि वहाँ बड़ी राजनीति है, और जब हम ये कहते हैं कि वहाँ बड़ी राजनीति है तो हमारे मन में ये भाव होता है कि वहाँ पे बड़ी उठापटक है, वहाँ पे बड़ा संघर्ष है, वहाँ बहुत लेग पुलिंग है, वहाँ एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह से लोग ग्रस्त हैं, कभी कभी वहाँ हिंसा का भी वातावरण हो सकता है, आदि आदि तमाम नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो राजनीति से जुड़ जाती हैं। और इसलिए आम आदमी कभी ये समझ ही नहीं पाता कि राजनीति का वास्तविक अर्थ होता क्या है। तो आइए आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं कि वास्तव में राजनीति है क्या चीज़। देखिए, राजनीति को समझने के लिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर राजनीति कोई बुरी चीज़ होती, राजनीति कोई खराब चीज़ होती, तो वास्तव में दुनिया का कोई तो ऐसा देश होता जहाँ पे कि ये होता कि भाई यहाँ राजनीति नहीं होगी। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में वास्तव में ऐसा नहीं है कि राजनीति ना हो। हर जगह राजनीति को तरजीह मिली हुई है, हर जगह राजनीति एग्जिस्ट करती है। और इससे ऐसा लगता है कि राजनीति कोई ऐसी चीज़ है जो अपरिहार्य है। तो वो क्या अपरिहार्यता है? क्योंकि अगर राजनीति अपरिहार्य नहीं होती तो किसी न किसी देश में ऐसा जरूर होता कि ये होता कि साहब यहाँ पे राजनीति नहीं है, लेकिन हर जगह राजनीति है। कोई भी ऐसा देश आप बता दीजिए जहाँ पे की राजनीति ना हो। तो आइए देखिए कि वो क्या बात है कि राजनीति का असली तत्व क्या है और वो अपरिहार्यता क्यों हर समाज में होती है। पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि इस पर हम पहले चर्चा करें कि राजनीति क्या है। हमें ये समझनी होगी कि आइए देखें कि राजनीति की जरूरत क्यों पड़ी, या क्या क्या परिस्थितियां पैदा हुई जिससे कि हम कहते हैं कि उस देश में या हर देश में, हर समाज में राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ। आप जानते हैं कि प्रत्येक समाज मनुष्यों का समाज है, व्यक्तियों का समाज है। बहुत सारे व्यक्तियों से, परिवारों से, समुदायों से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। और जब समाज का निर्माण होता है तो उस समाज में नाना प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, नाना प्रकार के जो लोग होते हैं, समुदाय होते हैं, परिवार होते हैं, संगठन होते हैं, उन सबकी अपनी अपनी एक अलग आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान, अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक विचार होता है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम परिवारों को भी देखें, हम और आप अपने परिवारों को भी देखें, तो हम अपने परिवारों में भी पाएंगे कि हर परिवार का सदस्य एक सा नहीं सोचता हर मुद्दे पर। उनमें आपस में मत भिन्न होता रहता है, आपस में बहस मुबासा चलती रहती है। सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण को आगे रखते हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि कभी कभी विवाद की स्थिति, संघर्ष की स्थिति भी परिवारों में भी पैदा हो जाती है। तो जब परिवार में एक, जहाँ पे कि हम रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भिन्नता होती है और भिन्नता से विवाद हो सकता है। तो आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने समाज में तो परिकल्पना कर ही सकते हैं कि जहाँ पे नाना प्रकार से गैर रक्त संबंधों वाले भी मानवीय संबंध एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे वास्तव में कितनी भिन्नता होगी और उस भिन्नता को लेकर कितना आपसी में मतभेद हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। और वो संघर्ष कभी कभी हिंसक भी हो सकता है, जो कि समाज के हित में न हो। इसलिए क्या हम इसी प्रकार के समाज की परिकल्पना करेंगे जिसमें कि अनवरत संघर्ष, हिंसा और अराजकता का वातावरण रहे, या हम उसको कम करने का भी या समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे? तो जब हम समाज में हमने ये देख लिया कि ये संघर्ष अपरिहार्य है, और संघर्ष इसलिए अपरिहार्य है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को सोचते हैं,
तो सवाल ये है कि क्या वो संघर्ष के समाधान का कोई भी अवसर है, कोई भी व्यवस्था की जाएगी, या उस संघर्ष को चलते रहने दिया जाएगा। और इसलिए प्रत्येक समाज ने, चाहे वो जहाँ का भी समाज हो, एशिया का समाज हो, अफ्रीका का समाज हो, लैटिन अमेरिका का समाज हो, यूरोप का समाज हो, अमेरिका का समाज हो, हर समाज में, हर समाज ने ये महसूस किया कि नहीं, केवल समाज से काम नहीं चलेगा, हमें वास्तव में एक किसी नए संगठन का सूत्रपात करना पड़ेगा। और तब उस समाज ने ये निर्णय लिया कि हम पूरा का पूरा समाज एक राज्य नामक संस्था का गठन करें, जो राज्य जिसको हम अपनी संप्रभु शक्ति दे दें, और उस राज्य से कहें कि भाई आप हमारी समस्याओं का समाधान करिए। और इस प्रकार से प्रत्येक समाज में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जब लोगों को लगा कि उनको समाज के ऊपर भी एक संरचना चाहिए जिसका नाम राज्य दिया गया, और उस राज्य को संप्रभु शक्ति दी गई, और उस संप्रभु शक्ति के द्वारा उससे यह अपेक्षा की गई कि समाज में नाना प्रकार के जो संघर्ष हैं, विविधताओं के आधार पर जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों का वो समाधान करे। और राज्य किस किस तरीके से उस समस्या का समाधान करता है, कौन कौन से माध्यम अपनाता है, कौन कौन से साधन अपनाता है, उन तमाम चीज़ों को हम जब अध्ययन करते हैं तो एक प्रकार से हम कहते हैं कि हम वास्तव में राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में अगर हमको कहा जाए कि भाई वास्तव में राजनीति है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य की समस्त गतिविधियों का जो अध्ययन है उसको हम राजनीति कहते हैं। और इसको हम लिंक कर सकते हैं अरस्तु के समय से, कि अरस्तु ने जब या यूनान के जो राज्य होते थे उनको पोलिस कहा जाता था, ग्रीक टर्म है पोलिस, POLIS। इसको हम लोग सभी को जानना चाहिए कि यूनान में पोलिस नामक शब्द था, और ये पोलिस जो है एक छोटा सा नगर राज्य होता था। और चूंकि इस पोलिस के द्वारा तमाम कानून बनाए जाते थे, उनको लागू किया जाता था, और उन पर दंड की व्यवस्था थी, जिससे कि समाज में, उस पुलिस के समाज में, ग्रीक समाज में व्यक्ति व्यक्ति संबंधों को, व्यक्ति समूह संबंधों को, व्यक्ति के तमाम अन्य संगठनों से संबंधों को एक प्रकार से संतुलित किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो पुलिस की तमाम गतिविधियों को ही पॉलिटिक्स कहा गया है। और इसीलिए जो टर्म पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का उद्भव पुलिस से, ग्रीक टर्म पुलिस से हुआ है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखने की है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखने की है कि ये जो पॉलिटिक्स है, जिसको हम घृणित शब्द आज की तारीख में समझते हैं, वास्तव में ये घृणित शब्द नहीं है। और इसलिए घृणित शब्द नहीं है क्योंकि अगर आज आपके जीवन में पॉलिटिक्स नहीं होगी तो वास्तव में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि राज्य, अगर आप परिकल्पना करिए कि अगर आज राज्य आपके जीवन में नहीं है तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अनअटेंडेड रह जाएंगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य एक सरकार के रूप में, मूर्त रूप में आती है, और सरकार में असंख्य संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं कानून बनाती हैं, उसको लागू करती हैं, सेना है, प्रशासन है, न्यायपालिका है, और न जाने कौन कौन से अभिकरण है, पुलिस है, और बहुत सारी ये सरकार के जो, राज्य की जो संस्थाएं हैं, अभिकरण है, ये हमारी दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं का समाधान करती हैं। और इसलिए इन तमाम गतिविधियों का अध्ययन जब हम करते हैं, राज्य की इन तमाम गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, सरकार की इन तमाम गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उन तमाम असंख्य संस्थाओं की गतिविधियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उन समाज में समाधान, संघर्षों के समाधान करने वाली तमाम जो गतिविधियां राज्य की है, उसी का नाम पॉलिटिक्स है। और इसीलिए अरस्तु ने इसे, हमारे पॉलिटिक्स को एक प्रकार से मास्टर साइंस की संज्ञा दी थी। और अरस्तु ने ये कहा था कि जो अन्य जो कोई भी विधाएं हैं, जो अन्य विधाएं हैं, वो सब समस्या बनाते हैं, समस्या पैदा करते हैं। अर्थात समाज में आप किसी भी और विधा का अगर
अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि वो तमाम आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है या दर्शन है या कोई भी कानून है या कोई भी आप विधा लेंगे, वहाँ पे समाज में संघर्षों को एक प्रकार से उसका कोई समाधान नहीं करता। वो तमाम नए नए प्रकार के संघर्षों को या तो अभिव्यक्त करते हैं या उसको प्रकट करते हैं या उसको उत्पन्न करते हैं। लेकिन अरस्तु ने बताया कि केवल राजनीति ही एक ऐसा विषय है जो समाधान करता है, इन समस्याओं का समाधान करता है। और चूंकि राजनीति वो विषय है जो समस्याओं का समाधान करता है, इसीलिए अरस्तु ने इसको मास्टर साइंस की संज्ञा दी, अर्थात सर्वोत्कृष्ट विज्ञान की संज्ञा दी। और अरस्तु के अनुसार ये वास्तव में कोई खराब चीज नहीं है, कोई निंदनीय चीज नहीं है, कोई घृणित चीज नहीं है पॉलिटिक्स, बल्कि ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, हर समाज के लिए अपरिहार्य है। और क्यों अपरिहार्य है? कि ये जो है हमारी समस्याओं का निराकरण करता है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है। तो अगर हम और आप वास्तव में राजनीति को बहुत ही सरल और एक शब्द में समझना चाहे कि राजनीति क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये राजनीति जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, अर्थात समस्याओं के समाधान की कुंजी है। अब तो आप देख ही रहे होंगे कि पॉलिटिक्स या राजनीति कितनी इम्पोर्टेंट चीज है, कि ये कोई गंदी चीज नहीं है, ये समाज में समस्याओं के समाधान की कुंजी है। और इसीलिए दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ये कहे कि साहब हमारे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है या नहीं होनी चाहिए। सभी देश अपने यहाँ पॉलिटिक्स को प्रश्रय देते हैं और पॉलिटिक्स के माध्यम से ही अपनी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। तो पहली चीज जो आज हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स तो समाज के लिए अपरिहार्य है। और अपरिहार्य इसलिए है कि वो हमारे समाज में समस्याओं का समाधान करती है, और समस्याओं के समाधान के लिए जो अभिकरण बनाया गया है उस अभिकरण का नाम है राज्य, अर्थात राज्य और उसके जो प्रतिनिधि होते हैं सरकार और सरकार की तमाम संस्थाएं। तो समाज में राज्य के माध्यम से और राज्य की तमाम गतिविधियों का अध्ययन करके जो कि हमारी समस्याओं के समाधान का प्रयास करती हैं, इन तमाम गतिविधियों का नाम ही राजनीति होता है। और राजनीति को हम वास्तव में ये कह सकते हैं कि राजनीति एक अच्छी चीज है, और इसीलिए हर समाज में, हर काल में, हर देश में राजनीति रही है और आगे भी रहेगी। जब हम कहते हैं कि वास्तव में वहाँ पे गड़बड़ी है, तो भाव हमारा ये होना चाहिए कि वहाँ राजनीति नहीं है। जब राजनीति नहीं होती है तब संघर्ष होते हैं। अगर वहाँ कायदे से राजनीति हो तो वहाँ पे संघर्षों का समाधान होना चाहिए, संघर्ष कम होने चाहिए। तो ये चीज हमें पहली चीज ध्यान में रखने की है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और राजनीति के बारे में जानने की जरूरत होती है कि वास्तव में दिक्कत क्या हो जाती है कि समाज में, आप जानते हैं कि समाज में जब संघर्ष होते हैं, समाज में जब संघर्ष होते हैं और इन संघर्षों का समाधान हमें करना होता है, तो एक प्रश्न ये आना बहुत स्वाभाविक है कि आफ्टर ऑल वो संघर्षों का समाधान हो कैसे। उन संघर्षों के समाधान की कोई एक तरीका हो सकता है या कई तरीके हो सकते हैं, अनेक तरीके हो सकते हैं। इस पर कोई मतैक्य आज तक हो नहीं पाया है। और इसीलिए हमारी जो सबसे बड़ी कठिनाई है कि राजनीति में जब हम आते हैं और संघर्षों के समाधान की बात करते हैं, तो कोई एक नजरिया, एक दृष्टिकोण, एक सिद्धांत, एक सोच, एक दर्शन हमारे सामने नहीं होता कि कैसे राजनीति वास्तव में उस संघर्षों का समाधान हो। ये समाज से समाज पे भिन्न होता है, समाज तो समाज डिफर करता है। एक तो ये हमारी ये समस्या है, और दूसरी समस्या ये है कि वास्तव में राजनीति के जो अर्थ हैं, इस पर भी विद्वानों में एकदम से मतैक्य नहीं है। मूल रूप में तो हम कह सकते हैं कि राजनीति समाज में संघर्षों के समाधान की कुंजी है,
है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, लेकिन क्या वास्तव में विद्वान इस पर एक मत हैं या इसको ऐसा ही समझते हैं या कुछ और भी समझते हैं? तो अगर हम लोग वास्तव में इसको देखें तो कम से कम हमको 4 दृष्टिकोण दिखाई दे जाते हैं कि राजनीति के बारे में 4 दृष्टिकोण विद्वान लेकर चलते हैं। उन दृष्टिकोणों को हम एक एक करके देखेंगे। पहला दृष्टिकोण जो है वो राजनीति के बारे में ये आता है कि ये शासन की एक कला है। राजनीति को शासन की एक कला माना जाता है और इस कला में जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो राज्य हमने बनाया, जो सरकार हमने बनाई, वास्तव में उस सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं और वो समस्याएं व्यक्तियों से आती हैं, समूहों से आती हैं, तमाम घटकों से आती हैं सामाजिक, और उन तमाम जो सब समस्याएं राज्य के समक्ष आती हैं तो उसके संसाधन तो सीमित होते हैं, संसाधन उसके पास ज़्यादा नहीं होते। तो कम संसाधनों को किस तरीके से प्रयोग करके वो अधिक से अधिक सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके, ये अपने आप में एक विलक्षण कला है जो सबको नहीं आती है। और यही राज्य से अपेक्षा की जाती है कि अगर संसाधन बहुत ज़्यादा हो, अनलिमिटेड हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी की जो समस्या है, सभी की जो मांग है वो पूरी की जा सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हमारे पास हमेशा संसाधनों का अभाव रहता है। तो अब किया क्या जाए? उस तमाम सीमित संसाधनों में अधिकतम समस्याओं के समाधान करने के लिए ये कोशिश की जाती है कि डेविड ईस्टन एक विद्वान हुआ है, उसने ये कहा कि भाई हम इसको कला के रूप में अगर देखें कि सरकार या शासन या पॉलिटिक्स एक प्रकार से कला है, तो उस कला में हमें क्या करना होता है, शासन की कला वो क्या चीज़ है? तो उसने कहा कि इसमें हमें अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज करना पड़ता है। अर्थात इसमें हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत सारे मूल्यपरक निर्णय लेने पड़ते हैं कि किस तरीके की समस्याओं को हम प्राथमिकता दें, किन समस्याओं को हम प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं, उस निपटाने में क्या सीमाएं हैं हमारे पास, उसका ध्यान हमको है, उसका हमको ज्ञान है। और इसलिए जो भी निर्णय हम लेते हैं वो निर्णय हो सकता है कि सर्व स्वीकार्य न हो, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमारी जो अथॉरिटी है, राज्य की जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का प्रयोग करके हम अंत में एक मूल्यपरक निर्णय समाज पर थोप देते हैं और समाज को वो सारे निर्णय मानने पड़ते हैं। और इसलिए मानने पड़ते हैं कि अगर वो निर्णय नहीं मानेंगे तो राज्य के बनाने का, सरकार के बनाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हाँ यार, राज्य को ये जरूर देखना चाहिए कि इस प्रकार का जो भी निर्णय राज्य या सरकार लेती है उससे समाज में कम से कम प्रतिरोध हो, कम से कम विरोध हो, और जिसके भी फेवर में वो निर्णय नहीं होगा वो विरोध तो करेगा, वो असंतुष्ट तो होगा, लेकिन राज्य के पास कोई और विकल्प नहीं है। और इसलिए उसको ऐसे निर्णय लेने चाहिए समाज में जो सामाजिक स्वीकृति अगर अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें या जनरेट कर सकें तो करें। लेकिन अगर समाज में कुछ लोग उससे असंतुष्ट भी होते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं है। ये जरूर है कि राज्य के प्रत्येक निर्णय से कभी कोई वर्ग असंतुष्ट होगा, कभी कोई वर्ग असंतुष्ट होगा, कभी कोई वर्ग संतुष्ट होगा। तो वो वर्ग बदलते रहते हैं, वो लोगों के ग्रुप बदलते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य ये कहे कि नहीं हम कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कि सभी लोग संतुष्ट हो जाएं। तो ऐसा निर्णय राज्य ले भी नहीं सकता। तो डेविड ईस्टन का जो दृष्टिकोण था वो ये था कि ये शासन की एक कला है और इस शासन को, कला को करने के लिए राज्य को के पास जो वैल्यूज या जो निर्णय राज्य को लेने होते हैं उसको दृढ़ता से लेना चाहिए, और उस दृढ़ता से निर्णय को लेने में अधिक से अधिक कोशिश यही करनी चाहिए कि समाज में कम से कम असंतोष व्याप्त हो। पहली चीज। दूसरा जो दृष्टिकोण लिया गया राजनीति का, वो ये लिया गया कि राजनीति वास्तव में पब्लिक अफेयर्स को, लोक क्रियाओं को संचालित करता है, या लोक क्रियाओं को, जिसको हम पब्लिक अफेयर्स कह सकते हैं,
इस लोक क्रियाओं को वो नियमित करता है, संचालित करता है। और इसमें अरस्तु का नाम आता है विशेष रूप से, कि अरस्तु ने इस चीज को खास तौर से कहा था कि भाई व्यक्ति के जीवन में एक पब्लिक उसका और एक प्राइवेट, ये दो उसके जीवन के पहलू होते हैं। एक सामाजिक पहलू होता है, एक वैयक्तिक पहलू होता है। तो अरस्तु ने स्वयं इस बात को कहा कि राज्य का कार्य ये है कि हमारे जीवन का जो सामाजिक पहलू है, जो पूरे समाज से ताल्लुक रखता है, उसको राजनीति रेगुलेट करे, उसको पॉलिटिक्स रेगुलेट करे। लेकिन हमारे जीवन का जो वैयक्तिक पहलू होता है, अर्थात जो स्वयं हमारे से ही संबद्ध होता है, उसमें राज्य हस्तक्षेप न करे। इस चीज को आगे चल के हेन्ना आर्ंट का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने भी बड़ी शिद्दत के साथ इसको सहमति प्रदान की, और उन्होंने भी ये कहा कि वास्तव में राज्य को व्यक्ति का जो प्राइवेट डोमेन है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्राइवेट जीवन है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि लोक जीवन में बराबर हस्तक्षेप करना चाहिए। तो किस तरीके से लोक जीवन में हस्तक्षेप हो, और लोक जीवन में हस्तक्षेप करके जो भाव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है, वो दोनों में एक समान है कि यहाँ भी लोक जीवन में जब हम हस्तक्षेप करते हैं तो लोक जीवन में अधिक से अधिक जो समाधान हो सके उसका प्रयास करते हैं, संघर्षों का समाधान हो सके, और कोशिश यही करते हैं कि लोगों में कम से कम असहमति हो, लोगों में कम से कम संघर्ष हो, लोगों की समस्याएं कम से कम हो। और इस प्रकार से हम एक प्रयास करते हैं कि लोक क्रियाओं के द्वारा, लोक क्रियाओं को नियमित करके हम सामाजिक जीवन में लोगों के जीवन को सुखी बनाना एक सरकार का या पॉलिटिक्स का दूसरा काम होता है। तीसरा जो अर्थ माना जाता है पॉलिटिक्स का, या तीसरा जो विद्वानों ने इसका पॉलिटिक्स का अर्थ बताया है, उसमें बर्नार्ड क्विक का नाम आता है। और इन्होंने एक खास बात ये कही है कि राजनीति सहयोग और संघर्ष, इन दोनों को ही समाज में एक प्रकार से नियमित करती है, और इसके लिए ये समझौते का विशेष प्रयास करती है कि समाज में विभिन्न जो समाज में घटक हैं उनमें आपस में कुछ किसी न किसी प्रकार से सहमति बन जाए, समझौता बन जाए, और संघर्षों को कम किया जा सके। ये जरूर है कि कोई भी समाज की ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें केवल संघर्ष ही संघर्ष हो, या उसमें कोई सहमति ही सहमति हर बात पे बन जाए। ऐसा कोई भी समाज नहीं हो सकता। हर समाज में संघर्ष भी होगा और आपसी में पारस्परिक सहमति भी होगी, क्योंकि समाज भी ये समझता है कि अगर हमको सामाजिक जीवन को जीना है तो हमें किसी न किसी से समझौता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल हमारे ही मन की बात मानी जाए। समाज में आपके भी मन की बात मानी जानी चाहिए, उनके भी मन की बात मानी चाहिए। कभी न कभी सबको ऐसा लगना चाहिए कि उसके भी मन की बात हो रही है, और इसलिए हमेशा एक गिव एंड टेक का वातावरण समाज में चलते रहना चाहिए। और इन्होंने, बर्नार्ड क्विक ने राजनीति के बारे में ये दृष्टिकोण रखा कि राजनीति वास्तव में वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार, यह राज्य इस जो समझौते पर आने की जो स्थिति है उसको सुनिश्चित करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। और इस प्रकार से तीसरा काम यह है कि राज्य हमें हमेशा समाज में सहयोग और समझौते के द्वारा अपने संघर्षों को कम से कम करने का एक मार्ग प्रशस्त करे। और अंत में जो चौथा दृष्टिकोण है राजनीति के बारे में, वो कहता है कि राजनीति वास्तव में एक शक्ति है। और इसका बड़ा सिंपल सा दृष्टिकोण है। इसका कहने का मतलब ये है कि वास्तव में अगर हम समाज में देखें तो चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई समूह हो, चाहे क्लब हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई ऑफिस हो, हर जगह कुछ व्यक्ति ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो उस समूह में, उस संगठन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बात को मनवा ले जाएं। और अपनी बात को वो किस तरीके से मनवा ले जाएं ये डिपेंड करता है। कभी वो तर्क से भी कर सकते हैं, कभी कोअर्शन भी कर सकते हैं, कभी कोई और चीज़ पर बल प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से शक्ति के द्वारा, शक्ति का प्रयोग करके हर जगह
कुछ लोग अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं और इसलिए इनका दृष्टिकोण ये है कि पॉलिटिक्स केवल राज्य की गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि पॉलिटिक्स तो इवन परिवारों में भी होती है। परिवारों में भी कोई शख्स ये चाहता है कि परिवार वास्तव में उसकी बात का इंडोर्समेंट कर दे, उसकी बात को मान ले। और इस दृष्टिकोण के अनुसार ये जो दृष्टिकोण है, इसमें हेराल्ड लासवेल का नाम आता है। और हेराल्ड लासवेल ने इस बात को खास तौर से कहा कि भाई जो भी हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, अपनी पुस्तक में, बड़ी प्रतिष्ठित पुस्तक है, उसमें इन्होंने ये बात खास तौर से कही है कि राज्य की गतिविधियों को ही हम पॉलिटिक्स नहीं समझें, बल्कि पॉलिटिक्स तो हर सामूहिक जो एग्जिस्टेंस है, हर समूह में, यहाँ तक कि परिवार में भी पॉलिटिक्स होती है। तो इनका एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है पॉलिटिक्स को लेके। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये दृष्टिकोण दो विशेष मार्क्सवादी और नारीवादी, ये जो विचारक हुए हैं, इन्होंने खास तौर से इसको आगे बढ़ाया है। और जैसे मार्क्स ने कहा कि भाई किसी भी समाज में दो संघर्ष वाले वर्ग होते हैं, एक शोषित और एक शोषक। और पॉलिटिक्स ये है कि जो भी वहाँ पे उत्पादन के साधनों पे अपना वर्चस्व रखता है, वो वास्तव में अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो दूसरा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको अपने हिसाब से चलने के लिए विवश करता है। इस प्रकार से जो संघर्ष बराबर चलता रहता है समाज में। लेकिन शक्ति का जो दूसरा पहलू उन्होंने बताया, वो ये भी बताया कि भले ही वो संघर्ष चलता रहता है और शोषण चलता रहता है, लेकिन उसमें एक संभावना ये भी रहती है कि आगे चल के उस शोषण और संघर्ष का अंत भी हो जाएगा। इसी प्रकार से नारीवादी जो विचारक हुए हैं, उन्होंने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने भी ये कहा कि समाज में जेंडर के आधार पे एक प्रकार से शोषण होता रहता है। शक्ति का प्रयोग करके पुरुष वर्ग नारी को दबाता है और चाहता है कि नारी वर्ग उसके अनुसार काम करे। लेकिन ये भी आशा करते हैं कि आगे चल के एक ऐसा समय आएगा जिसमें कि ये स्थिति पैदा होगी कि जेंडर के आधार पर ये भेदभाव समाप्त हो जाएंगे और एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की रचना होगी। तो इस प्रकार से राजनीति के नाना प्रकार के अर्थ हैं और उन अर्थों को हमें समझते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मूल रूप में जो फंडामेंटल है राजनीति का, वो यही है कि राजनीति वास्तव में समाज में संघर्षों के समाधान की कुंजी है। और तरीका उस कुंजी को घुमाने का कुछ भी हो, तरीका उन संघर्षों को समाप्त करने का कुछ भी हो, लेकिन मूलतः हम इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि राजनीति एक अच्छी चीज़ है और प्रत्येक समाज में होनी चाहिए। और समाज में जो विसंगतियां, संघर्ष, कुंठाएं, हिंसा इत्यादि दिखाई देती है, वो इस बात को इंगित करती है कि वहाँ राजनीति कम है और इसलिए वो समस्याएं हैं, न कि वहाँ ज़्यादा राजनीति है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए और इस दृष्टिकोण से हमको ये मानना चाहिए कि राजनीति एक अच्छी चीज़ है, ज़रूर प्रत्येक समाज में होनी चाहिए। और उसका कारण ये है कि उसी से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो समाज में व्याप्त संघर्षों का समाधान प्रस्तावित करे। तो आशा है कि आपको ये राजनीति के बारे में एक प्रिलिमिनरी लेक्चर कुछ समझ में आया होगा। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर बताएं और मुझे उसको समाधान करने में बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।